ओके बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था IAS 41 और IAS 41 हमारा एग्रीकल्चरल इनकम था। उसमें एक पॉइंट हमारा रह गया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स। देखिए बेटा, गवर्नमेंट ग्रांट्स आप लोगों ने रिपोर्टिंग 1 में भी पढ़ा था और आपको पता है IAS 20 है। गवर्नमेंट ग्रांट कहता क्या था, हमें याद है कुछ? गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होता था, कुछ याद है? हाँ जी, अभी अगर आपने एसेट में कोई ग्रांट आपको मिल गई है, जो मैंने आपको कल दिया है उसको जरा चेक कर लें। दो बनाते थे उसकी चीज़ें, उसका ट्रीटमेंट या तो आप उसको क्या कर लो, आप इसको कॉस्ट में से क्या कर लो, डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट। बस यार ऐसे ही है, पता चलता है कुछ। ये हमें IAS 20 वाला हम रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है? या तो क्या कर लो, डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट, एसेट कॉस्ट में से उसको क्या करवा दो, माइनस करवा दो, या फिर क्या कर दो, इसको रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस के मुताबिक एंड द रूल्स मेड देयर अंडर ए पार्ट ऑफ ये तो हमारे पास जो भी तरीकेकार आप इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं एंड रिलेटेड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चरल इनकम में आपको पता है कि जो IAS हमारे पास 41 है एग्रीकल्चरल इनकम या बायोलॉजिकल जो आपके पास एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट के लिए हमें बाज़-औक़ात गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट दे देती है। कैसे? बड़े बड़े जो डेयरी फार्म्स हैं उनमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है, प्लांटेशन के लिए जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बायोलॉजिकल एसेट जो है उसको हम लोग, उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो रिकग्निशन है वो दो तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो आपको पता है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरा तरीकेकार हमें ये स्टैंडर्ड नहीं बताया था, और वो क्या था कि कॉस्ट मॉडल पे चले जाओ, अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट लॉस, सॉरी, ठीक है? दूसरा तरीकेकार क्या था? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये तरीकेकार जनाब हमारे पास दो थे इनको रिकॉग्नाइज करने के बायोलॉजिकल एसेट को, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कहता जी अगर आपके पास ये वाला मेथड है ना, आपने कॉस्ट मॉडल पे बायोलॉजिकल एसेट को अगर आपने रिकॉग्नाइज किया और आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो आपने इसका ट्रीटमेंट करना है IAS 20 के हिसाब से। या तो इसको क्या कर लो, कॉस्ट में से माइनस करवा दो, या फिर इसको क्या कर लो, प्रोपोर्शनेट कर लो और चार्ज कर दो P&L में, ठीक है? समझ आ गई बात की? और इसी के साथ बेरर प्लांट्स का भी जिक्र है। ओके, बेरर प्लांट्स हो जाए या फिर आपके पास ये कॉस्ट मॉडल आप अडॉप्ट कर लें बायोलॉजिकल एसेट के लिए, तो आप उसको IAS 20 के तहत जिस तरह से जो ट्रीटमेंट आप करते हैं आप इसका ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है तो इसके लिए आप दो चीज़ें देखेंगे कि क्या ये अनकंडीशनल है कि गवर्नमेंट ने ग्रांट दी बगैर कोई शर्त लगाए, कहा जी बस ठीक है कोई मसला नहीं, ये पैसे पकड़ो और दैट्स इट। या फिर दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि क्या हो जाए, कंडीशनल हो जाए, ठीक है? दूसरी चीज क्या हो जाए, कंडीशनल हो जाए। कहता जी आपने दोनों सिचुएशन में क्या करना है, इसको किसको चार्ज करना है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चार्ज, ठीक है? तो कहता जी अगर अनकंडीशनल है तो आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर कंडीशनल है, कोई कंडीशन लगाई है, तो जैसे ही कंडीशन फुलफिल होगी उसके बाद इसको आप चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है? अनकंडीशनल में जैसे ही मिली, आपने रिसीवेबल हुई, आपने उसी टाइम इसको क्या कर दिया, P&L में चार्ज कर दिया, इनकम बना दिया इसको, ठीक है? लेकिन जैसे ही आपकी कोई कंडीशन लग गई, नॉर्मली होती है 99% केसेस में कंडीशनल होती है, तो जैसे ही कोई कंडीशन लगी तो आपने उसी टाइम इसको क्या करना है, आपने पहले कंडीशन को मीट करवाना है, उसके बाद आपने जो है वो P&L में इसको चार्ज करना। क्लियर? अब इसकी कंडीशन जो है वो वन कंडीशन भी हो सकती है और वो आपकी जो कंडीशन है वो प्रोपोर्शनेट भी हो सकती है। वन कंडीशन का मतलब ये होता है कि जनाब
मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे ही तुम 1000 यूनिट की प्रोडक्शन करोगे तो मैं तुम्हें कोई 5 लाख रुपए दे दूंगी। हमने 1000 यूनिट की प्रोडक्शन की, जैसे हमने कंडीशन मीट की, हमें क्या मिल जाएगा, हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट एक ये दूसरा भी ये भी कह सकती है कि जनाब जैसे जैसे तुम प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे 1000 से ऊपर, हर एक यूनिट या हर 100 यूनिट पे तुम्हें मैं 10,000 रुपये दूंगी। अब जैसे जैसे 100 यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें 10-10 हज़ार रुपये क्या करते जाएंगे, इंक्लूड करते जाएंगे। क्लियर? छोटी सी एग्जांपल करते हैं, आपकी बुक की एग्जांपल करते हैं, चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलते। गवर्नमेंट ग्रांट का अभी तक मतलब पूछा नहीं गया है सच, ठीक है, तो इसलिए इतना इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैं ज़रा इसकी आपको पेज नंबर बताता हूँ, उसकी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज पेज नंबर 146 आई कैप की बुक का, सबके सामने है एग्जाम्पल नंबर 10। मिल गया सबको? पेज नंबर 146 एग्जाम्पल नंबर 10 कहता जी, मुल्तान लिमिटेड ऑपरेट्स अ लार्ज काउ एंड बफलो डेयरी फार्म। ऑन 1 जनवरी 2022 ML received a government grant of rupees 15 million on the condition that ML adopts organic cattle feed system and continues to do so for 5 years। गवर्नमेंट ग्रांट उसको कब मिलेगी? 15 मिलियन की। क्या कंडीशन उसने रख दी कि अगर ये ऑर्गेनिक कैटल फीड सिस्टम अडॉप्ट करते हैं और उसको 5 साल तक उसको चलाते हैं तो क्या होगा, उनको गवर्नमेंट ग्रांट अलाउ कर दी जाएगी। कहता जी, इफ ML डिसकंटिन्यूज ऑर्गेनिक फीड cattle feed system any time during 5 years it will have to repay the whole amount of grant। अब कंडीशन ये है कि जनाब हम आपको 15 मिलियन देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन 5 साल के लिए आपने ऑर्गेनिक फीड सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना है। अगर आपने इन 5 साल में अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी 1 मिनट के लिए भी आपने डिसकंटिन्यू कर दिया तो हम क्या कर देंगे, आपको सारे के सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। मतलब कंडीशन हमारी फुलफिल कब होगी? 5 साल लगातार, ठीक है, 5 साल के बाद होगी। तो अब यहाँ पे जनाब आपको क्या कर रहा है, ML हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड ऑर्गेनिक फीड सिस्टम एंड इट इज़ रीजनेबली सर्टेन दैट ML विल मीट द कंडीशंस ऑफ ग्रांट। और ये मतलब मानने वाली बात है कि वो इसको मीट कर जाएगी इस कंडीशन को। ML ईयर एंड इज 31 दिसंबर। ML मीयर्स ऑल इट्स बायोलॉजिकल एसेट एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो किस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कौन सी चीज़ है जनाब? कंडीशनल। क्या कंडीशन 1 टाइम है या डिफरेंट टाइम है? डिफरेंट टाइम। मतलब आप मुझे बताइए कि कंडीशन हर दफ़ा हर साल बाद चेंज हो रही है या एक ही कंडीशन लगा दी? 1 टाइम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम रिकॉग्नाइज इसकी कब करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट को? जब हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो देखिए इसका सोल्यूशन आपके पास क्या कह रहा है जी, कह रहा जी ML शैल रिकॉग्नाइज द ग्रांट ऑफ 15 मिलियन इन प्रॉफिट और लॉस ऑन 31 दिसंबर 2026। क्योंकि 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था तो साल अगर काउंट करें तो कितना बन जाएगा, 1 दिसंबर 2026। ओनली व्हेन द कंडीशंस अटैचिंग टू द गवर्नमेंट ग्रांट आर मेट। क्लियर? समझ आ गई बात की? इसमें सिर्फ इतना सा ही आपने मेंशन करना होता है। मतलब उनको कैश रिसीव हो गया तो फिर क्या वो अपनी लायबिलिटी सेंड करेंगे? नहीं, अभी वो इसकी रिकग्निशन कहीं पे कुछ भी नहीं करेंगे। उनको जो कैश रिसीव हुआ है वो उसको अपना ये मान लेंगे कि जनाब ये मेरे पास एडवांस में मेरे पास पैसे आ गए हैं। अगर आप उसको लायबिलिटी में शो करवाना है तो करवा सकते हैं लायबिलिटी में शो, ठीक, लेकिन वो उसको ग्रांट में कन्वर्ट करेंगे फिर बाद में, ठीक है। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिकग्निशन ऑफ एसेट आप इसको कहीं भी कुछ नहीं लेके जाएंगे। इसके बाद फिर हम कहते हैं जनाब सेकंड देखिएगा। अब जरा मैं जब प्रोपोर्शनेट की बात कर रहा हूँ तो पेशावर लिमिटेड ऑपरेट्स अ लार्ज काउ एंड बफलो डेयरी फार्म ऑन 1 अप्रैल 2022 PL received a government grant of 15 million on the condition that PL adopts organic cattle feed system and continues to do so for next 5 years. If PL सेम वही केस है जो ऊपर वाला था, ठीक है जी। उसके बाद फिर कहता है जनाब if PL discontinues organic cattle feed system any time during 5 years it will have to repay the proportionate amount of grant।
अब यहाँ पे क्या करें जी, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ ग्रांट। दोनों में क्या फ़र्क है? ऊपर उसने कहा था सारे के सारे पैसे वन टाइम, यहाँ पे क्या जी प्रोपोर्शनेट, मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, अगर उसने 2 साल उसने अडॉप्ट किया था तो 2 साल के तो उसको ग्रांट मिल जाएगी, 3 सालों की ग्रांट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट उसको अगर मिलेगी तो इट मीन्स कि जनाब आपके पास ये कौन सा सिस्टम आ गया, प्रोपोर्शनेट वाला आ गया, कि जनाब जैसे जैसे आप इसको ग्रेजुअली मूव करते जाएंगे आप इसको रिकग्नाइज करते जाएंगे। इसके बाद कहता है जी PL हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड organic feed system and it is reasonably certain that PL will meet the conditions of grant PL year end is 31st December। अब उसका ईयर एंड क्या है? 31st दिसंबर। 5 साल उसको कब कंप्लीट होंगे? 2022 है, 2022 है ना, तो 26 में होंगे? नहीं, पूरा साल उसने 1 अप्रैल 2022 से उसने स्टार्ट किया था, तो 31 मार्च 2027 को उसका कंप्लीट होंगे, क्योंकि उसका ईयर एंड 31 दिसंबर 2000 यानी कि 31 दिसंबर है ना, तो इस वजह से फिर वो 31 दिसंबर 2027 तक ये चीज़ों को लेकर चलेगा, लेकिन मार्च में उसके वो सारी की सारी रिकग्निशन कर चुका होगा। ओके, तो शो उसने कब करवाना है जी? 31 दिसंबर 2027 के अपने एक्सट्रैक्ट्स के अंदर। ओके, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, PL शैल रिकॉग्नाइज द ग्रांट ऑफ 3 मिलियन। कैसे? कि 15 मिलियन डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि उसने कहा था कि जितने साल वो रिकॉग्नाइज करेगा, जितने साल इसको अडॉप्ट करेगा, उतने साल तक हम क्या करते जाएंगे, इसको रिकॉग्नाइज करते जाएंगे। कौन है? अच्छा जी, तो उसने कहा जनाब हर साल वो कितने पैसे रिकॉग्नाइज करेगा? 3 मिलियन। ओके, तो यहाँ पे कह रहा जी इन प्रॉफिट एंड लॉस ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर फ्रॉम 2022 टू 2027। क्लियर? 27 समझ में आया ना कि 27 यहाँ पे हमने क्यों लिखा? क्योंकि उसका 5 साल मुकम्मल होते हैं 31 मार्च 2027 को जाके, और उसके अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? 31 दिसंबर 2027 को, तो इस वजह से हम इसको 31 दिसंबर 2027 एज द टाइम पासिस प्रोवाइडेड दैट PL इज कंप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स। क्लियर? तो प्रोपोर्शनेट को आपने हर साल के हिसाब से, और जबकि वन टाइम जो है जैसे कंडीशन मीट करेगी आप उसी टाइम उसको लिख देंगे। ओके, चलें आगे। नहीं जनाब, ये हमारा गवर्नमेंट ग्रांट का थोड़ा सा पोर्शन था। अब हम चलते हैं हमारे बड़े स्टैंडर्ड की तरफ, जो कि जिसका नाम क्या है? लीज, IFRS 16। लीजेस। देखिए बेटा, एक आप रिपोर्टिंग 2 में एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, दैट इज IFRS 15। उसको हम लोग कहते हैं जनाब रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। कि आपने कस्टमर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और वहाँ से आपको पैसे मिले, वो उसका स्टैंडर्ड डिफरेंट है। ये मैंने बात क्यों बताई? क्योंकि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, पहले जरा उसको देख लेते हैं। देखिए बेटा, आपने मिसाल के तौर पर आपने एक ट्रक जो है वो ट्रक वाले से कहा कि भाई मेरे पास पॉइंट A से आपने गुड्स पिक करनी है और पॉइंट B तक आपने लेके जानी। पॉइंट A से आपने गुड्स पिक करनी है और पॉइंट B तक आपने लेके जानी है, और ये ट्रक जो है वो जनाब आप ही चला के जाएंगे, आप ही जनाब उसको लेके जाएंगे। ओके, अंदर तो नहीं आ रहा इसको? ठीक, ओके। तो जनाब आपने ट्रक लेके जाना है, आप ही इसको गुड्स को पिक करेंगे और आप ही जो है वो इसको छोड़ के चले जाएंगे। ये होता है कि आपने उसकी सर्विसेज हासिल की, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सर्विसेज का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे मैं इनसे ट्रक रेंट पे लूं, इनसे ट्रक मैं क्या करूं? रेंट पे लूं, खुद ट्रक चलाऊं या कोई मेरा ऑथराइज बंदा ट्रक चलाए, गुड्स पिक करे और गुड्स पिक करने के बाद पॉइंट P पे जाके छोड़ दे, तो फिर इसको मैं नाम दूंगा लीज का। अगर मैं ट्रक जो है वो सेल्फ पे लेता हूं, अगर मैं ट्रक
सेल्फ रेंट पे। अगर मैं ट्रक जनाब उसको ड्राइवर को कहता हूं या फिर सप्लायर को ही मैं कहता हूं कि भाई साहब क्या करो, आप आ जाओ, ये गुड्स पिक कर लो और इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा दो, मैं तुम्हारे से राइट टू यूज नहीं लेता। व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू यूज? इस्तेमाल करना, खुद इस्तेमाल करना, ठीक है, राइट टू यूज नहीं लेता। तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है जनाब, ये सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो लीज अगर मैं बात करूं तो लीज हकीकत में किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट टू यूज। अगर राइट टू यूज का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर वो क्या कंसीडर किया जाएगा? लीज, जो कि जिसका स्टैंडर्ड क्या है? IFRS 16। और अगर सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें राइट टू यूज नहीं मिल रहा, जिसमें सर्विसेज मुझे मिल रही हैं, तो वो दूसरा है, दैट इज IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। ओके, तो ये बेसिक सी चीज है, आप इसको जरा देख लीजिएगा, वो ले लेगा। क्लियर? अब जरा हम बात करते हैं IFRS की। ये बातें मैंने इस वजह से बताई ताकि आप लोगों को थोड़ी सी जरा क्लैरिटी आ जाए कि इन दोनों में बेसिक फर्क हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, जब हमारे से पूछा गया जनाब व्हाट इज लीज, ये लीज का वैल्यू, आप लीज की जो वर्ड है ये आपने कभी सुना? गाड़ियां लीज पर लेने। गाड़ियां लीज पे लेने का क्या मतलब होता है? राइट टू यूज दे देते हैं, रेंट एज अ रेंट। जी, हम उनको रेंट पे करते रहते हैं और गाड़ी हम इस्तेमाल करते रहते हैं, खुद यूज करते रहते हैं। इसी तरह से आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, जो बिल्डिंग्स अक्सर लोग जो है वो पुरानी बिल्डिंग, वो जनाब कोई 20 साल के लीज पे लिए हुए, खास करके अगर आप जाए ना इस तरफ अपना नॉर्थ की तरफ, अगर आप पाकिस्तान की तरफ जाएं, मतलब ये सवात कलाम और वो सारा कश्मीर, इस साइड पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे जो होटल्स हैं ना रहने के लिए, वो लोगों ने लीज पे लिए हुए हैं, वो मतलब 50 साल के लीज पे लिए हुए हैं, 99 ईयर्स की लीज पे जनाब लिए हुए हैं जगह। अब वो लीज क्या है? अब वो मालिक, आपको मालिक नहीं बना देती लीज। लीज का मतलब है कि जनाब आपने उनको पैसे, आप हर महीने साल बाद जो भी आपने मतलब एग्री किया हुआ है, आप उसके हिसाब से उनको पेमेंट करते हैं, ठीक है, और पेमेंट के बदले में आपको वो क्या कर देते हैं, वो आपको अपना एसेट यूज करने के लिए दे देते हैं। तो जब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि जनाब ये क्या है हकीकत में? लीज क्या है? आ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या चीज है जनाब? ये कॉन्ट्रैक्ट है या फिर क्या है? और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हिस्सा है, इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ। किस चीज के लिए? दैट कन्वेज राइट टू यूज फॉर द टाइम बीइंग, फॉर फिक्स्ड टाइम, फॉर फिक्स्ड टाइम कह लीजिए, टाइम बीइंग कह लीजिए, अगेंस्ट अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है जो आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या किया जाता है, वो एक राइट टू यूज दे देता है किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, राइट टू यूज दे देता है। राइट टू यूज किस चीज के लिए? फॉर फिक्स टाइम, थोड़े से फिक्स टाइम के लिए। वो फिक्स टाइम आपके पास 6 महीने हो सकते हैं, 1 दिन हो सकता है, वो 50 साल हो सकते हैं। देखें, जो आप घर आप रेंट पे लेते हैं और आप उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कुछ, ठीक है, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो वो भी आपके पास लीज में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करेंगे, क्योंकि इसमें अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन में आती हैं। तो जनाब हम कहते हैं कि जनाब ये आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है या पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि राइट टू यूज कन्वे करता है किसके लिए? फॉर फिक्स टाइम अगेंस्ट अ कंसिडरेशन, ठीक है जी। तो इसमें बेटा हमने कुछ चीजें डिस्कस करनी है। अच्छा, अब राइट टू यूज किसके लिए होगा? राइट टू यूज होगा जनाब फॉर एन आइडेंटिफाइड एसेट। राइट टू यूज किसके लिए होगा? फॉर एन आइडेंटिफाइड एसेट।
अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे, उन पॉइंट्स को हम बारे बारे डिस्कस करेंगे और हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब जनाब एग्रीमेंट, जाहिर बात है इसमें दो पार्टीज होंगी, कम से कम दो पार्टीज होंगी, दो पार्टीज के दरमियान ही एग्रीमेंट होगा। जो एसेट दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं लेसर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेसर। लेसर कौन बंदा है? जो एसेट सप्लाई करने वाला है, जो क्या करता है जनाब? जो कि कंसीडरेशन रिसीव करता है और राइट टू यूज जो है वो दे देता है। गिव्स राइट टू यूज फॉर कंसीडरेशन। ओके, और जो एसेट लीज पे लेता है उसको हम लोग कहते हैं लेसी। ये कौन बंदा है? जो कि कंसीडरेशन पे करता है राइट टू यूज लेने के लिए। पेज कंसीडरेशन फॉर राइट टू यूज। आपके बुक में या आपके लेवल तक रिपोर्टिंग 2 के अंदर अकाउंटिंग जो बताई गई है दैट इज अबाउट लेसर्स अकाउंटिंग। एक हमने सीखना है लेसर्स अकाउंटिंग और एक हमने सीखना है लेसी अकाउंटिंग। लेसर की अकाउंटिंग में मैन्युफैक्चरर डीलर भी आ जाता है। ठीक है, आई कैप जो ज्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। वह लेसर के अंदर कुछ भी नहीं है, लेसर में कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, ज्यादातर जो पॉइंट वो पूछेगा वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा? आपको लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे। ठीक है, इसके इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि लेसी की काउंटिंग आपने किस तरीके से करनी है, लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह हम लोग बातचीत करते हैं हमारे डिफरेंट टर्म्स की। अच्छा, अब दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है, तो इस वजह से हमें दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा कि इनके हिसाब से कौन सी चीज़ किस तरीके से कंसीडर की जाएगी। तो हम पहले बात कर लेते हैं हमारे लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर लेते हैं, बल्कि दोनों इकट्ठे कर लेते हैं पॉइंट्स जो डिस्कस हमने करने हैं। अच्छा, अब हम जनाब बात करते हैं हमारी इसके बारे में। कहता है जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट है या पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का है? राइट टू यूज का कॉन्ट्रैक्ट है। इस वजह से हम इसको क्या मानते हैं? IFRS 16। अगर ये सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होता तो हम इसको क्या मानते? IFRS 15। वो क्या है? वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा, वो भी इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है। ओके, तो ये राइट टू यूज का कॉन्ट्रैक्ट है। राइट टू यूज का क्या मतलब है कि जनाब आपने अपना एसेट दे दिया किसी बंदे को, इस्तेमाल करो भाई, करो, इसके बदले मुझे क्या दे दो? मंथली, एनुअली, डेली, जो भी हमने डिसाइड किया एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो जनाब मुझे पैसे इसके पे करते रहो। क्लियर? किसके लिए? फॉर फिक्स टाइम। इसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं लीज टर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीज टर्म। अब लीज टर्म में आपके पास कौन कौन सी चीजें जनाब शामिल हैं, हम बात कर लेते हैं कि लीज टर्म का मतलब क्या है। लीज टर्म का मतलब आम भाषा में आपको बता देता हूं कि जो एग्रीमेंट में लिखा होता है ना कि भाई साहब ये जो है वो इतने टाइम के लिए हमारे पास लीज है, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो हम उसको कहते हैं ना, अभी हमारे पास लीज टर्म है। लेकिन टेक्निकलिटी इसकी इतनी है कि इसमें 3 पॉइंट्स आपने खास आपने ख्याल करना है। 3 पॉइंट्स का। नंबर 1 कहता है जी लीज टर्म में ये कौन सा टाइम पीरियड आएगा? नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड। अब नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि जनाब हमने एग्री किया कि जी एक गाड़ी मैं आपसे लीज पे लेता हूं और 5 साल के लिए मैं आपसे लीज पे लेता हूं, ठीक है, लेकिन हमें बता दिया गया कि जनाब आप 2 साल से पहले इस लीज को कैंसिल नहीं कर सकते। 2 साल से पहले आप इस लीज को कैंसिल नहीं कर सकते,
ठीक है, तो मेरा लीज टर्म कितना होगा, 5 साल या 2 साल? 2 साल। इस केस में क्या होगा, 2 साल। नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड। गॉट इट? सर उसको पेमेंट तो 5 इयर्स तक करनी है? नहीं, जब तक हमारे पास एसेट होगा हम उसको हर महीने हर साल हम पेमेंट करते रहेंगे। 5 इयर्स तक नहीं एसेट रहेगा? नहीं बेटा, एसेट तो आपके पास 5 साल तक रहेगा, ठीक है, आप जितना इस्तेमाल करोगे जारी बात उतना ही होगा। लेकिन जिसमें जो नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड है वो आपके पास क्या है जी, 2 साल का। अभी रुको जरा, सब्र करो, और भी बड़ी चीजें आएंगी अभी, ठीक है। अभी फिलहाल नॉन कैंसिलेबल की हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉन कैंसिलेबल का मतलब क्या है कि जनाब अगर आपके पास लीज टर्म आपने 5 साल का एग्रीमेंट किया था कि जनाब हम 5 साल इसको लीज को यूज करेंगे, लेकिन उसमें लिख दिया कि जनाब 2 साल तक आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, बाद में बेशक कैंसिल कर देना, तो हमारा लीज टर्म कितना होगा, हम क्या इसको मान लेंगे, नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड को 2 साल मान लेंगे। क्या हम 2 साल से पहले कैंसिल कर सकते हैं? तो हो सकता है कैंसिल कर सकते हैं, हमारा झगड़ा हो जाए, हम कहेंगे भाई दफा जो नहीं चाहिए तुम्हारी, ये लेके जाओ अपनी गाड़ी, निकलो यहाँ से। वो बिल्कुल मतलब मैं इतना एक्सट्रीम वैसे नहीं सोचा था मैंने, तो इतना मैंने वैसे एक्सट्रीम नहीं सोचा था कि मर सकता है, एग्जैक्टली। तो अब उसमें कहता है जी हम नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड तो हमारा 2 साल का है, लेकिन उससे पहले अगर खत्म हो जाए, मतलब कोई झगड़ा हो जाए, कोई इस तरह का डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए कि जनाब हमें लीज कैंसिल करनी पड़ जाए, तो उसके बदले में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में हमें फिर पेमेंट करनी पड़ेगी, हमें फाइन हो जाएगा, हमें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इसी वजह से स्टैंडर्ड ने एक्सप्लेनेशन देते हुए ये बात कर दी कि जब नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड की आप बात करेंगे तो उसमें याद रखना ये कौन सा नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड है, जो कि अगर आप इसमें कैंसिल कर देते हैं तो वो आपके पास फाइन या पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। सर ये दोनों के लिए होगा ना? जी बिल्कुल, दोनों के लिए होगा, फाइन या पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगर ये फाइन या पेनल्टी के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं तो वो टाइम पीरियड हम क्या मान लेंगे, ये हमारा लीज टाइम पीरियड मौजूद है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने कहा कि जनाब 5 साल का लीज एग्रीमेंट है, 2 साल से पहले कैंसिल करेंगे, 2 साल से पहले कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 1 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर 2 साल के बाद करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं, आपको 0 फाइन देना पड़ेगा। तो हमारे लिए यहाँ पे नॉन कैंसिलेबल टाइम कौन सा होगा, जिस टाइम पीरियड तक आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है कैंसिल करते हुए। तो ये 2 टर्म्स आई कैप पूछ सकता है, ठीक है, कि एक तो वो आपको स्पेसिफिकली बता देगा जनाब 2 साल से पहले आप कैंसिल नहीं कर सकते, या फिर दूसरी सिचुएशन किस तरह की दे देगा कि जनाब अगर 2 साल से पहले आपने कैंसिल की तो आपको फाइन देना पड़ जाएगा। दोनों सिचुएशन में हमारा नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड कितना होगा, 2 इयर्स। क्लियर और नॉट? ओके जी बेटा, ऑल ओके, चलें आगे। अच्छा जी, अब जनाब एक तो हमारे पास ये आ गया नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड। दूसरा हमें कहता है जनाब आपके पास बाज़ औक़ात होता ये है कि हमें मैंने फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग रेंट पे ली, लीज पे मैंने बिल्डिंग ले ली, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये स्कैन्स हमारा ये लीज पे है। इसमें लीज में हम क्या करते हैं जनाब, हम तकरीबन कोई ये कह देते हैं कि जी हमने 5 साल का एग्रीमेंट किया था और जो लेसर है उसके साथ हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था कि सर अगर आप इसको चाहें तो आप इसको 2 साल तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 2 साल तक इस एग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, अगर चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। तो IFRS आपको ये कहता है कि जनाब अगर आप एक्सटेंशन पीरियड आपको लगता है कि आप इसको यूटिलाइज करेंगे, आप इसको एक्सरसाइज करेंगे, अगर आपको लगता है, ठीक है, सर्टेन है आप, लेसी जो है वो इसके बारे में अगर सर्टेन है कि वो एक्सटेंशन ऑप्शन को क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो वो भी किस में शामिल हो जाएगा, लीज टर्म में शामिल हो जाएगा। तो आपकी लीज टर्म 5 साल की नहीं होगी बल्कि कितने साल की हो जाएगी, 7 साल की हो जाएगी, ठीक है जी। तो एक्सटेंशन पीरियड, सॉरी अभी बताते हैं दोनों के लिए क्या होगा, अभी बताते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन पीरियड आपके पास इफ लेसी इज सर्टेन, रीजनेबली सर्टेन आप इसको कह सकते हैं, रीजनेबली सर्टेन, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है ना,
ठीक है। तो रीजनेबली सर्टन हम इसको कहेंगे कि जनाब उसको लगता है कि नहीं भाई